दर्शकों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। फिर वो चाहे खरीदारी हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, यहाँ तक कि हमारी खुद की पहचान, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अब डिजिटल हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो साइबर खतरे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, साइबर ठगी, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अब ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि हम सबके लिए चुनौती बनती जा रही है। जी हाँ, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी डिजिटल सेफ्टी को समझें और अब उसे आसान तरीके से अपनाएं। तो आज स्ट्रीमलाइनिंग, साइबर सेफ्टी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट खुशबू जैन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि साइबर सुरक्षा आखिर है क्या और ये हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। जी, अगर आप साइबर सुरक्षा की बात करें तो एक ऐसी प्रैक्टिस और ऐसी टेक्नोलॉजी और उसके साथ में इस तरीके की पॉलिसी जो हमें किसी भी तरीके के डिजिटल हार्म से बचाने की कोशिश करे। ये एक टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और हमारे प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिस तरीके की लाइफस्टाइल अब हम जीते हैं ये कोई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास में कि हम सेफ्टी की बात करें, डिजिटल सेफ्टी की या नहीं करें, या आप और मैं सोचे सेफ्टी के बारे में और कोई और ना सोचे, या सरकार इस बारे में ना सोचे। तो अब जिस तरीके से हम डिजिटली इक्विप्ड हैं हमारे आसपास हर तरीके से, तो वहीं पे एक और बात आती है कि क्रिमिनल्स को भी पता है टेक्नोलॉजी आ गई है, क्रिमिनल्स को पता है डिपेंडेंसी आ गई है, तो वहीं पे हम सेफ्टी की बात करते हैं। और जब सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें होता है कि आप अपने आप को बचाएं किसी तरीके के हार्म से। दूसरा है आप इस तरीके की हाइजीन मेंटेन करें या प्रैक्टिस मेंटेन करें जिससे किसी तरीके के आगे जाकर आपके ऊपर क्राइम ना हो या किसी और को ना हो। जैसे कि डेटा को आप सिक्योर रखें, आप अननेसेसरी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ओवर शेयरिंग, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें जिससे तकलीफ हो आगे जाकर। तो ये खुद से स्टार्ट होती है, कंपनीज पे जाती है और सरकार पे जाती है, और इन सब में मैं बोल रही हूँ एक ही है, वो है प्रैक्टिस, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन कि आप अपने आप को किस तरीके से सिक्योर रखते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। मैम, जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे साइबर अपराधों में भी बदलाव आए, तो कैसे ऐसे में आप बता सकते हैं कि ये नए साइबर अपराधों की खतरों की जो कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियाँ हैं? हाँ, अगर आप देखेंगे तो कुछ साल पहले तक या 2000 की अगर हम बात करें, जब इंडिया का आईटी एक्ट आया था, तो आईटी एक्ट 2000 के टाइम पे जिस तरीके के क्राइम थे, अब अगर आप एक्ट ही उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चंद चीज़ें थी जो वहाँ पे थी, हैकिंग और इन चीज़ों को लेकर। बट अगर आप आज देखेंगे तो आप कोई भी फिजिकल वर्ल्ड का एक क्राइम उठाए उसमें डिजिटल को ऐड करते हैं। रॉबरी से लेकर एस्पिनाज से लेकर, अगर आप देखें डिजिटल अरेस्ट की बात हो गई है, जो कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं है। तो हर रोज़ कुछ नया नया चीज़ आ जाता है। आप स्टॉकिंग देखें तो फिजिकल वर्ल्ड में हम स्टॉकिंग की बात करते थे, अब डिजिटल स्टॉकिंग आ गई है। अगर आप देखेंगे तो जितने फिजिकल वर्ल्ड के क्राइम हैं वो डिजिटल इसमें आ चुके हैं, और वो ज़्यादा सोफिस्टिकेशन से हो गए हैं और ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, क्योंकि ईजीली कोई भी अपनी किसी भी रूम में बैठकर क्लिक अवे पूरी दुनिया को टारगेट कर सकता है बिना डर और भय के कि हम पकड़े जाएंगे, हम नहीं पकड़े जाएंगे, उसको लेकर। तो अगर आप देखें तो नए एज क्राइम्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत टाइप के क्राइम्स हो गए हैं, नेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। डेटा थेफ्ट की अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर समझने की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट से लेकर बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइजेज हो गए हैं, किडनैपिंग और रैंसमवेयर के जो क्राइम्स हो गए हैं, किस तरीके से आजकल इसको भी आपके जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट या फिर स्टॉकिंग हो गया, हैकिंग हो गया, बहुत तरीके के क्राइम हो गए। बट आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें, जो भी फिजिकल वर्ल्ड में क्राइम होते थे वो आजकल डिजिटल तरीके से आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में साइबर सुरक्षा को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और सहज बनाने की ज़रूरत हमें कब और क्यों महसूस हुई? ये सिर्फ हमें नहीं हुई है, पूरी दुनिया को इस चीज़ पे बात करने की सरकारों को समझने लगा। बिकॉज जिस तरीके से क्राइम होने लगे, हमने सबने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करा। सारे देशों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करा। अगर आप देखें तो हर इंडस्ट्री ने टेक्नोलॉजी को अपने अंदर
या इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आप कोई भी इंडस्ट्री उठाए और देखें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वो इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी से लेकर, और अब तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई की बात कर रहे हैं जिससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बिना टेक्नोलॉजी के नहीं थी, बट टेक्नोलॉजी के साथ में पता चला कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है, और डेटा के साथ में ये जब डेटा गलत लोगों के हाथ में जाता है तो उसका बहुत इम्पैक्ट होने लगा है। उसके साथ साथ में ये भी लगने लगा कि जो क्रिमिनल्स है इन्होंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगा है। तो अगर मैं आपको संक्षिप्त में एक शब्द बताऊं कि कब ज़रूरत पड़ने लगी, आई थिंक उसी साल से जहाँ से हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगे थे, वहीं से अगर हम करने लगते तो आज इतनी आगे बात नहीं बढ़ती। बट क्रिमिनल्स 2 स्टेप अहेड है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैम, डिजिटल इंडिया के अभियान में साइबर सुरक्षा की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है? वहीं से बात होती है कि डिजिटल इंडिया, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड के इसमें टॉप पोजीशन पे जाएंगे, जहाँ पे डिजिटल की बात है। हमारा जो सपना है, प्रधानमंत्री का जो सपना है कि डिजिटल इंडिया की जो बात है, वो डिजिटल इंडिया में रुकाव आ जाती है जब क्राइम्स जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए या फिर पर्सनल क्राइम्स हो गए जो इंडिविजुअल्स के ऊपर होते हैं, या फिर स्टेट रिलेटेड क्राइम हो गए। तो ये सारी चीज़ें रोक देती है, बिकॉज एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगे बढ़े। हम बैंकिंग से लेकर रिक्रिएशन से लेकर शॉपिंग से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन करें, और बिजनेसेस को लेकर, एजुकेशन को लेकर। बट उसी के साथ में अगर इस तरीके के क्राइम होने लगेंगे वहाँ पर, तो वो एक रुकावट आ जाती है आपके इस मिशन में। तो वहीं पे सेफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि उस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उस तरीके की गाइडलाइन और पॉलिसी बने जिससे ये एक इम्पेडिमेंट ना हो आपकी डिजिटल इंडिया के मिशन में। तो मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो डीप फेक हो, स्टॉकिंग हो, हैकिंग हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में आम नागरिक के साथ अगर किसी तरह की ऐसे कोई घटना घटती है या वो साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है, तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है? पहला तो है, अगर आप, बिकॉज हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो घर बैठे ही इमीडिएटली आप cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट करें। आप यहाँ पे लॉगिन करें और संक्षिप्त में अपने साथ में जो हुआ है वो बताएं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके साथ हुआ है तो आपके पास में प्रिलिमिनरी एविडेंसेस और चीज़ें हैं। तो आप स्क्रीनशॉट रखें, आप URL का कॉपी करके रखें, जिस तरीके से जिस प्लेटफॉर्म से आपको आया है उन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखें, उनको डाउनलोड करें उस तरीके से, और वो सारी चीज़ों को, या कोई नंबर्स है जिनसे कॉल आई है तो उन नंबर्स को रिकॉर्ड करके रखें, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखें, कोई मैसेजेस हैं तो उनको भी रखें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसको संभाल के रखें, और आप अपनी स्टोरी को संक्षिप्त में cybercrime.gov.in पे लिखें, और वो पूरी स्टोरी में जहाँ जहाँ आप जो बोल रहे हैं उसके रिलेटेड जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे आप अटैच कर दें। इसके बाद इसके साथ साथ में आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, आप वहाँ पे साइबर कंप्लेन कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई है। साथ साथ में आप जब डिजिटल वर्ल्ड में है तो आप ये प्लेटफॉर्म्स का जब इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का, मैसेजिंग हो गया या सोशल मीडिया हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, आप इनकी खुद की जगह पर इन सबके पास में ग्रीवियंस और कंप्लेन का मैकेनिज्म है, आप वहाँ पे भी इसको कंप्लेन करें। ताकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो समय पे अगर एक्शन हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास में ऑप्शन है कि आप इस तरीके से कंप्लेन करें। फाइनेंशियल क्राइम्स अगर होते हैं तो आपके पास में 1930 करके एक और नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर और बैंकिंग को रिलेटेड स्पेसिफिक है तो 14446 जो है वो RBI का नंबर है, या फिर RBI का ओम्बड्समैन स्कीम भी है, आप वहाँ पे भी मेल करके कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमें कोई पर्टिकुलर टाइम की, इतने टाइम के अंदर हमें कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए, इतने डेज में करनी चाहिए? अगर आप देखेंगे तो साइबर क्राइम होते ही अगर आपको कहीं भी सस्पिशन थोड़ा भी लग रहा है किसी भी तरीके का, भले से आपके पैसे गए हैं या कुछ हुआ है नहीं हुआ है, अगर आपको कहीं पे भी फ्रॉड सस्पेक्ट से लेकर अगर आपके साथ कुछ हो गया है, आप इमीडिएटली कंप्लेन करें। आप वेट ही ना करें किसी इंसान का, आप उस चीज़ को इमीडिएटली एक्ट अपॉन करें, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइबर क्राइम में। बिल्कुल। मैम, किसी कंपनी या फिर व्यवसाय के लिए साइबर अटैक के लिए क्या आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, और इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? जी, इंडिया के पास एक नया एक्ट आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको DPDP एक्ट 2023 बोलते हैं। ये DPDP एक्ट में प्रावधान दिए हुए हैं। पहला हिस्सा तो जो एक्ट है उसका ये बोलता है कि कोई भी कंपनी है उनको बेसिक राइट्स अपने
प्रिंसिपल्स को, जो जिनका वो डेटा लेते हैं, जो उनके यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको देने पड़ेंगे। जैसे कि आप उनसे परमिशन लें, उनका क्या डेटा ले रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो डेटा नहीं देना चाहते तो उनको वो ऑप्शन दे कि वो अपने आप को उस तरीके से मना कर सके, या फिर वो आपको देने के बाद में वापस अगर सोच रहे हैं आज कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है तो वो भी ऑप्शन दे, या फिर वो चाहते कि मैं अपना सारा डेटा मिटाना चाहता हूँ तो उसका भी ऑप्शन दे। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई कि आपका डेटा है तो आपकी ओनरशिप। उसके बाद में एक पोर्शन है जहाँ पे आती है सिक्योरिटी की। तो अगर कोई कंपनी डेटा ब्रीच करती है आपका तो उनके ऊपर 250 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है। तो 250 करोड़ की तो पेनल्टी हुई, पेनल्टी के पर ब्रीच। उसके साथ साथ में अगर आप अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग लॉ है। जैसे यूरोप का लॉ है GDPR, जहाँ पे 4% आपके ग्लोबल टर्नओवर का पेनल्टी आपके ऊपर लग सकता है, जो बहुत बड़ा है। पेनल्टी के साथ साथ में और बहुत सारे प्रावधान दूसरे एक्ट्स में है जहां आपके ऊपर आएंगे। प्लस अगर आप किसी और कंपनी का डेटा इस्तेमाल करके कर रहे थे और वहां ब्रीच हुआ है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। प्लस रेपुटेशन लॉस एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज ये बनाने में बहुत समय लग जाता है बट बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। तो भारत सरकार ने I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है, तो इसका क्या उद्देश्य है और ये काम कैसे करता है? डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं और क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, तो I4C को अगर हम संक्षिप्त में बोलना चाहे मैं अपने शब्दों में, तो ये एक बैकबोन है हमारी कंट्री की, जहाँ पे वो हमारी कंट्री का जो मोटिव है, जो हमारा अभी एजेंडा है, जिस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं उसको संभालने के लिए ये हमारी एक बैकबोन है। और अगर I4C के बारे में बात करें तो I4C एक नोडल एजेंसी करके इन्होंने जो जिस तरीके से स्थापना की है वो इसके लिए की है ताकि कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो क्राइम्स है ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से होते हैं, तो इनको रोकना, इनके ऊपर स्ट्रैटेजाइज करना, इनके ऊपर एक्ट करने के लिए हमें प्रॉपरली एजेंसी चाहिए। इसी के तहत साइबर कमांडोज भी बनने शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो I4C एक पोर्टल है, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आया है, उसका सिर्फ यही काम है कि वो हमारे देश की साइबर सुरक्षा के ऊपर फोकस करे और उसके ऊपर स्ट्रैटेजाइज करे और उसको रिलेटेड जो भी एक्शन लेना होगा उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले। मैम, किसी को अगर साइबर अपराध की शिकायत करनी है तो उसके लिए कौन कौन से पोर्टल या फिर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है? साइबर क्राइम की कंप्लेंट के लिए तो जो मैंने आपको बताया cybercrime.gov.in। अगर पैसे चले गए हैं तो 1930 पे आप कॉल करें। कुछ चीज़ें आप हैंडी रखिए, पैसे गए हैं तो किस अकाउंट से गए हैं, आपके कितने गए हैं, किस समय पे गए हैं और किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, और आप कंप्लेंट का नंबर भी रखें अपना। इसके साथ साथ में आप बैंक्स में कंप्लेंट करें, टाइमली मैनर पे सब जगह पे करेंगे तो कहीं ना कहीं से एक्शन होगी ताकि वो पैसे अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं तो वो रुक सके। और नॉर्मल क्राइम की अगर बात करें तो cybercrime.gov.in, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। विमेन रिलेटेड क्राइम है तो उनमें भी स्पेसिफिक पोर्टल्स है जहाँ पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। बट cybercrime.gov.in साइबर रिलेटेड सारे क्राइम्स को हैंडल करता है, प्लस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ओके, ग्रेट। SMS हेडर ट्रैकिंग और मोबाइल कनेक्शन वेरिफिकेशंस जैसे टूल्स आम आदमी कैसे उपयोग में ला सकते हैं? ये संचार साथी.gov.in, इसको एकदम ध्यान में रख लें। संचार साथी.gov.in। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने बहुत सारी चीज़ें निकाली है कि किस तरीके से आप SMS हेडर, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, थोड़ा समय लगेगा, कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जी, और वो मैसेजेस में हम बहुत बार वो लिंक जो होती है छोटी उस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में आपके साथ में क्राइम हो जाता है। बहुत बार हमको लगता है कि हमारी बैंक ने ये मैसेज भेजा है कि ये जो आपके पैसे हैं ये पैसे चले गए हैं, अगर आपने नहीं किया है, सस्पिशियस है, तो यहाँ पे कंप्लेन करें। जब आप कंप्लेन करते हैं तब जाके एक्शन होती है। तो ये पता करना कि वो जो मैसेज आपका आया है वो बैंक से आया है। RBI का बहुत लोगों ने मिसयूज करा था। जब रिटर्न्स की बात आती है, जिस समय पे हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तब सबको एक मैसेजेस जा रहे थे कि ये आपका रिटर्न है, यहाँ पे क्लिक करें या चेक करें या इस तरीके का है। तो वो सारी मैलिशियस लिंक्स आ रही थी। बट ऊपर नाम अगर हम देखते हैं थोड़ा सा RBI, या फिर हमने अपनी बैंक का नाम देखा, या फिर हमने अपने लेट्स से जिस इंस्टीट्यूट में आप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉलो करते हैं, तो आप ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर आप उसको ओपन करके और आप क्लिक कर देते हैं। तो SMS हेडर जो है, वहाँ पे आप ये जो हेडर होता है ऊपर जो आता है उसको आप वहाँ पे डाल के देखें तो वो बताएगा कि अगर उसने इस्तेमाल किया है RBI का तो वो RBI का जेन्युइनली है या नहीं है। ओके, ताकि आप ये जो जिस तरीके के बिल्कुल है बिल्कुल जेन्युइन है। तो ये एक हो गया। दूसरा आपका हो गया
कि अगर आपका फेक मैसेजेस fake- या फिर मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल कनेक्शंस की बात है तो नो योर मोबाइल कनेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके और मेरे आइडेंटिटी कार्ड्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इतने ज़्यादा तरीके से हर जगह पर है। अगर मैं आप आज से पूछूं कि अगर मेरे पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड है, मुझे कहाँ से मिला है, आप बता नहीं पाएंगे, ओह, बिकॉज हम इतने ओपनली शेयर करते हैं हमारा हाँ, डेटा और हमारे exactly. डॉक्यूमेंट्स। बट इन्हीं का इस्तेमाल होकर आपके मोबाइल नंबर्स इशू होते हैं। अब वो जो मोबाइल नंबर्स इशू होते हैं तो ये क्रिमिनल्स को पता है कि मोबाइल नंबर से पकड़ा जा सकता है। तो वो लोग बहुत सारे नंबर्स आपके आइडेंटिटी को चुरा कर या उनका मिसयूज करके वो नंबर्स को कनेक्शन लेते हैं। अब जब जब पुलिस उनके पास जाती है पकड़ने के लिए तो पता चला वो आपका नंबर है। तो उससे बचने के लिए आप अपना डिटेल डालें और नो योर मोबाइल कनेक्शन, आपके नाम पे आपके आईडी पे कितने मोबाइल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आपका नहीं है तो आप वहाँ उसको कंप्लेन करें और उसको हटवा लें। यहीं पे लॉस्ट मोबाइल की भी बात है, जहाँ पे अगर आपका फ़ोन गुम हो गया है तो आप वहीं पे जाके उसको लॉक करवा दें, और अगर मिल गया है तो अनलॉक करवा दें। तो sancharsaathi.gov.in एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिया है ताकि आप डिजिटली सेफ रहें। मैम, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की स्थिति में क्या करना चाहिए? 1930 और कुछ ऐसी चीजें आप बता सकते हैं दर्शकों को? डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से बचने की चीज़ें अगर जान लें तो बेटर है। वो ये है कि आप अपना, सबने बताया कि आप अपने OTP शेयर ना करें, आप अनसस्पिशियस और सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें, आप क्लिक बेट्स पे ना जाएं, आप अनवेरीफाइड पोर्टल्स पे से जाकर कुछ चीज़ें ना करें इस्तेमाल। आप बहुत बार जब बैंक्स को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो बहुत बार मलिशियस लोग एक वेबसाइट भी बना देते हैं फेक। तो जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो आपने अपने क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं, तो आप ये भी चेक करें। इसको लेकर सरकार एक और चीज़ लेकर आई है, वो ये है कि बैंक.in जो सफिक्स होते हैं .com, तो वहाँ पे भी एक कॉमन, जैसे हमारे पास gov.in है, तो वो सरकार को ही मिलता है, आप और मैं इस्तेमाल या क्रिमिनल्स नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट आ जाता है कि जो भी .gov.in है वो सरकार का है। वैसे ही बैंक को लेकर भी एक सफिक्स दे दिया है कि बैंक सारे उसी सफिक्स पे आ जाए, ताकि जो फेक वेबसाइट से वो ना आए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जब आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं पेमेंट्स को लेकर, एंड सिक्योर रहे। अदरवाइज 1930 एंड कंप्लेन। जी बिल्कुल, तो आज ही से अपनी साइबर सुरक्षा को अपनी जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। डिजिटल जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए स्ट्रीमलाइनिंग साइबर सेफ्टी विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रही थी एडवोकेट खुशबू जैन, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे शो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।